पहली बार 50s के रॉकर्स ने इसे थामा और 60s के सोलोइस्ट्स ने इसे मशहूर बनाया। जी हाँ, ये है स्ट्रैटोकैस्टर, दुनिया का सबसे ज्यादा जाना पहचाना गिटार। अपने स्टील स्ट्रिंग्स, लकड़ी और मैग्नेटिक पिकअप्स की बदौलत फेंडर ने वो जादू चलाया जिसने संगीत की दुनिया ही बदल दी। हाउ डू दे डू इट? रॉक एंड रोल का असली मजा लेना है तो आप जाइए बीच बॉयज के कैलिफोर्नियन कोस्ट के पूर्व में और आपके सामने होगा कोरोना शहर, गिटारिस्ट्स का मक्का, जहां फेंडर ने लाखों गिटार्स बनाए हैं। बेडरूम रॉकर्स से लेकर स्टेडियम सुपरस्टार्स तक के लिए। मास्टर बिल्डर पॉल वॉलर कस्टम रॉक एंड रोल के सुल्तानों के लिए गिटार्स बनाते हैं। मैं बचपन से ही गिटार्स बनाकर पैसे कमाने के बारे में सोचता था और आज मैं दुनिया की बेस्ट कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, जो कि बहुत ही बड़ी है। पॉल यहाँ रॉक स्टार्स के सबसे बड़े हथियार बनाते हैं, उनके कस्टम कलर्स और बिस्पोक नेक शेप्स का ख्याल रखते हैं। हमारे कस्टमर्स की अपनी एक लिस्ट है, उनमें से कुछ U2 के हैं, फिर जिमी पेज, नाइल रॉजर्स, कीथ। हर आर्टिस्ट की अलग अलग ज़रूरत होती है। एक गिटार बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और आप देख सकते हैं हर गिटार अलग होता है। लियो फेंडर, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में खुद ही सीखा था और इन्होंने 1946 में गिटार बनाना शुरू किया था। कुछ साल बाद उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया एक बड़े पैमाने पर बनने वाला सॉलिड बॉडी गिटार, आला दर्जे का टेलीकास्टर। हालांकि गिटार कामयाब रहा, मगर इसके डिजाइन में कुछ खामियां थी। आर्टिस्ट्स और प्लेयर्स जब इसे बजाते हैं तो कहते हैं कि किनारा काफ़ी धारदार है, हाथ में चुभता है, और पिछले हिस्से का किनारा पसलियों में चुभता है। कुछ घंटे तक गिटार बजाने के बाद उन्हें परेशानी होने लगती है। तो 1954 में इनमें ये कॉन्ट्रोवर्स लगाए गए, जिन्हें वो ऑन द बॉडी कहते हैं। फिर जो गिटार बनाया गया उसका नाम रखा गया स्ट्रैटोकैस्टर। और फिर जब ये गिटार के बादशाहों हेंड्रिक्स, क्लैप्टन और गिलमोर के हाथों में पहुंचा तो संगीत की दुनिया ही बदल गई। एक लकड़ी के टुकड़े को एक सोनिक वेपन में बदल देना ही एक स्ट्रैटोकैस्टर बनाने की कला है। जॉन चेरी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये ऑल्डर की लकड़ी है और ये अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट के इलाकों से आती है। 50s में फेंडर ऑल्डर लकड़ी चुनते थे क्योंकि वो आसानी से मिल जाती थी और इससे आवाज भी अच्छी निकलती थी। ये मीडियम डेंसिटी वाली हार्डवुड है और इसके अंदर हर वो फिजिकल और टोनल प्रॉपर्टीज है जो एक इलेक्ट्रिकल गिटार के लिए बहुत जरूरी है। ऑल्डर लकड़ी यहाँ बड़े बड़े टुकड़ों में आती है जो गिटार की बॉडी से काफी पतले होते हैं। तो सबसे पहले इन टुकड़ों को चिपकाकर प्रेस के अंदर इनका एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाया जाता है। हम इसे प्रेस के अंदर 45 मिनट से 1 घंटे तक रखते हैं। जब ये टुकड़े चिपक कर सेट हो जाते हैं तो इनसे स्ट्रैटोकैस्टर की फ्यूचरिस्टिक शेप बनाई जाती है और ये वो शेप है जो पिछले 60 सालों से नहीं बदली। एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड वुड राउटिंग मशीन 1 मिनट में हजारों बार घूमकर गिटार की बॉडी की शेप बनाती है और गिटार के ग्रूव्स काटती है ताकि इसमें गिटार के इलेक्ट्रिक्स लग सकें। शेपर नाम की एक कस्टम डिजाइन्ड मशीन गिटार की बॉडी को आरामदायक कटआउट देती है। यहाँ पर वेस्ट कट इन बनाते हैं और फिर इसे पलटकर यहाँ आर्म कट बनाते हैं। इसके बाद स्ट्रैटोकैस्टर की बॉडी एक खूबसूरत मेकओवर के लिए पेंट शॉप जाती है। लेकिन सिर्फ स्ट्रैटोकैस्टर के रूप ने ही दुनिया में तहलका नहीं मचाया था। फेंडर अपनी गिटार को एक अलग आवाज देना चाहते थे, तो इन्होंने अपनी गिटार के नेक को अपने राइवल गिब्सन लेस पॉल की गिटार से 60 मिलीमीटर लंबा कर दिया, जिसकी वजह से स्ट्रिंग्स पर तनाव ज्यादा हो गया, जिसकी बदौलत गिटार से निकली एक बेहतर चाइमिंग टोन। पर अब दिक्कत यह थी कि गिटार की स्ट्रिंग्स पर इतने तनाव की वजह से गिटार की नेक मुड़ सकती थी। ऐसा करने के बाद गिटार पर स्ट्रिंग टेंशन 100 पाउंड से ज़्यादा बढ़ गया था और इसके लिए इसे मजबूत लकड़ी चाहिए थी और इसके लिए मेपल की लकड़ी चुनी गई। और आपने कई पुराने एड्स में देखा होगा कि 2 कुर्सियों के बीच में रखे गए एक पटरे पर कई लोग चढ़ जाते हैं। इस तरह से ये दिखाते हैं कि ये लकड़ी बहुत मजबूत है, इसीलिए इसमें भी यही चुनी गई।
बदकिस्मती से मेपल लकड़ी पत्थर जितनी सख्त नहीं थी और गिटार की नेक कुछ समय बाद तनाव की वजह से मुड़ जाती थी। तो नेक को मजबूत बनाने के लिए एक ट्रस्ट रॉड यानी स्टील का एक सपोर्ट गिटार की नेक के पीछे लगाया जाने लगा। गिटार के नेक को एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड CNC मशीन पर आकार मिलता है और इसे आपके फेवरेट गिटारिस्ट के स्टाइल जैसा भी बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक पर सटीक जगहों पर फ्रेट लाइंस बनती हैं ताकि नोट्स में गड़बड़ी ना हो। निकल एलॉय के बने इन फ्रेट्स को इनके ग्रूव्स में डालकर एक आर्बर प्रेस के जरिए दबा दिया जाता है और फिर इनके छोर सफाई से काट दिए जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ये फ्रेट्स बिल्कुल सही जगह पर हों, क्योंकि तभी हर सुर सही निकलेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। फिर नेक को बॉडी के साथ कसा जाता है, मगर अब भी स्ट्रैटोकैस्टर रॉक एंड रोल के लिए तैयार नहीं है। फेंडर की अगली चुनौती थी कि गिटार के स्ट्रिंग्स को इलेक्ट्रीफाई कैसे किया जाए ताकि जब इस पर सोलो बजे तो आपके दिल के तार भी छिड़ जाएं। इसका हल ये था, ये सेनिया सैलस आपको समझाएंगी। पिकअप से इलेक्ट्रिक गिटार्स में आवाज आती है, उसके बिना कोई आवाज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। 1924 में इजाद किया गया एक पिकअप मैग्नेट्स और कॉपर वायर की मदद से गिटार की स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है और ये सिग्नल्स फिर एक एम्पलीफायर में जाते हैं। ये है एक फेंडर जो कि गिटार की जान है। इसे कॉपर के तार से बनाया जाता है जो कि एक तरह का जादू है। इसमें इसे 6 मैग्नेट्स पर कॉपर के तार लपेटे जाते हैं। इस तार के ऊपर जो कोटिंग होती है और उसकी थिकनेस, तार को कितनी बार लपेटा गया है, उसमें लगा मैग्नेट कैसा है, मैग्नेट का डायमीटर कितना है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं जिनसे एक फेंडर से फेंडर जैसी आवाज़ निकलती है। स्ट्रैटोकैस्टर के डिजाइन में 3 पिकअप होते हैं और हर एक का टोन यूनिक होता है। तो ये है हमारा नेक मॉडल, ये है मिडल और ये है हमबकर। जाहिर है इसका नेक ऊपर रहता है, हमें इसे सही तरीके से लगाना होता है ताकि पिक गार्ड को कोई नुकसान ना हो। प्लास्टिक का पिक गार्ड इसके पेंट वर्क को हेवी मेटल पावर कॉर्ड से सुरक्षित रखता है। अब भी स्ट्रैटोकैस्टर में एक और सोनिक ट्रिक लगाना बाकी है, ट्रेमोलो। एक ट्रेमोलो या वैमी बार गिटार स्ट्रिंग्स के तनाव को बदलकर गिटार को वो लेजेंडरी झनकार देता है जिसका इस्तेमाल हेंड्रिक्स ने बखूबी किया है, कुछ ज्यादा ही। और ये लीजिए, एक और स्ट्रैट तैयार। तो चलो फिर रॉक किया जाए। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.